हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी का जो टॉपिक है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे यानी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल का पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहता सौर मंडल। सौर मंडल में हम लोग किस किस चीज का स्टडी करते हैं? तो ब्रह्मांड का स्टडी करते हैं, आकाश गंगा का स्टडी करते हैं, सौर मंडल का स्टडी करते हैं और ग्रह का स्टडी करते हैं। देखिए, एक ये मान लीजिए ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ये हमारा आकाश गंगा है। आकाश गंगा में मान लीजिए यहाँ पे एक मेरा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर 8 ग्रह है ना। और उस 8 ग्रह पर यानी 8 ग्रह में से जो पृथ्वी है उस पे हम लोग रह रहे हैं। उस पृथ्वी का जो हमारा कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट, उस 7 कॉन्टिनेंट में से हम लोग एशिया में रह रहे हैं और एशिया का एक छोटा सा देश इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया का एक स्टेट हम लोग बिहार में रह रहे हैं और बिहार का एक शहर पटना में रह रहे हैं और पटना का एक जगह है ना, एक छोटा सा जगह, उस छोटा सा जगह का एक छोटा सा घर, उस छोटा सा घर का एक छोटा सा कमरा से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? हमारा ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो चलिए देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड का उत्पत्ति से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरी दिया गया है। तो उसी थ्योरी में से एक है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत इसको क्या कहते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें इसका खोज कौन किया? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया और ये कब, मतलब कि बिग बैंग हुआ था कब, महाविस्फोट हुआ था कब, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिग बैंग सिद्धांत 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दिया गया था। जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दिया गया था बिग बैंग सिद्धांत। और जो ये बिग बैंग सिद्धांत दिया, अब वो मीडिया में आना चाहिए। तो मीडिया में आने के लिए उसको प्रकाशित करना पड़ेगा। तो बिग बैंग सिद्धांत से जो बिग बैंग सिद्धांत था वो कब प्रकाशन हुआ? उसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1931 में हुआ। तो याद रखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1931 में। और बिग बैंग सिद्धांत कब दिया गया? 1927 में। यह ब्रह्मांड में संकेंद्रित पदार्थ का विस्फोट था। बिग बैंग था क्या? तो एक ब्रह्मांड में एक संकेंद्रित पदार्थ था, है ना। एक संकेंद्रित पदार्थ था, इसका विस्फोट होता है और विस्फोट होता है और क्या होता है? वो पूरा छितरा जाता है विस्फोट होने के बाद। तो इसे वो कहते हैं सुपर क्रंच, है ना। तो हम लोग विस्फोट के बारे में जाने, ये हुआ था कब? ये जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ था कब? ये कब विस्फोट हुआ और कब छितरा है? तो आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले। कब हुआ था? आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। तथा इससे आकाश गंगाओं यानी आकाश गंगाओं का मतलब क्या हुआ? हमारा ब्रह्मांड में एक ही आकाश गंगा नहीं है, बहुत सारे आकाश गंगा। तो आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ, अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ, है ना। जब ये जो कंसंट्रेटेड पॉइंट था, जो एक पूरा इसमें बहुत, इसका घनत्व बहुत ज्यादा था, बहुत घनत्व ज्यादा था, और ये क्या किया? विस्फोट किया। क्या किया? विस्फोट किया। इस तरह से एकदम धूल कण के साथ विस्फोट किया। बड़े बड़े, कोई बड़ा पिंड कोई छोटा पिंड बनते गया। अब इसी से रिलेटेड कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, जो सेकेंड थ्योरी है वो है स्थिर अवस्था थ्योरी, स्टीड स्टेट थ्योरी, है ना, यानी स्थिर अवस्था सिद्धांत। तथा फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड, फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड द्वारा दिया गया है। कहेगा कि स्टडी स्टेट थ्योरी किसने दिया? तो फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड, इनमें से किसी का नाम होगा, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? स्थिर अवस्था सिद्धांत।
ये सिद्धांत यह बताता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पूछा क्वेश्चन, कौन सा थ्योरी बताता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है? तो कौन सा थ्योरी? स्थिर अवस्था सिद्धांत। लेकिन साथ ही यह अपना औसत घनत्व भी बनाए रख रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इतना बड़ा भी था तो यहाँ पे 2 आदमी रह रहा था। मान लिया कि इतना बड़ा में, और सेम जगह जितना ये जगह घेर रहा है इतना ही ये घेर रहा है। अब इतना बड़ा हुआ तो इतना जितना जगह इसमें ले रहा था एक आदमी, उतना जगह दूसरा जब बड़ा हुआ तब भी उतना ही जगह ले रहा है, और लेकिन आदमी की संख्या बढ़ गया, आदमी की संख्या बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बड़ा तो हो रहा है लेकिन अपना जो औसत घनत्व है वो बनाए रखा है। मतलब कि अगर छोटा है तो इतना जगह में जितना पार्टिकल है, बड़ा होने के बाद भी इतना जगह में उतना ही पार्टिकल है, भले ही अगला पार्टिकल और उत्पन्न हो गया है आगे, और बनाए रखता, और जो स्थिर है ना, औसत घनत्व तो बनाए रखता है लेकिन वो स्थिर है ना। आकाश गंगा तारों, गैस, धूल और काले पदार्थ का एक विशाल संग्रह को जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधा हुआ है। आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा में तारा है, गैस है, धूल है, काले पदार्थ है, और सभी ये सब चीज एक गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ है। तो जब ये बंधा हुआ है तो इसी को पूरे को जब हम एक बार एक नाम से बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? आकाशगंगा। आकाशगंगा। आगे, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा कौन है? दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है। देवयानी, जिसको एंड्रोमेडा भी कहते हैं, दुग्ध मेखला आकाशगंगा का सबसे निकट है। तो कौन सा आकाशगंगा हमारी दुग्ध मेखला के सबसे निकट है? तो देवयानी यानी एंड्रोमेडा। क्या है? एंड्रोमेडा। सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ? अब सौर मंडल देखिए, हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ लिए, उससे रिलेटेड थ्योरी था, है ना। अब हम लोग सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे जानेंगे। सौर मंडल की उत्पत्ति नेबुला से हुआ। किससे हुआ? नेबुला से। अब नेबुला क्या है इसके बारे में जानते हैं। नेबुला धूल और गैसों का बादल है। धूल और गैसों का बादल। सौर मंडल की उत्पत्ति लगभग 4.8 अरब वर्ष 4.8 अरब वर्ष पहले हुआ। यह सिद्धांत इमैनुअल कांत 1755 ईस्वी में और लाप्लास ने 1796 ईस्वी में दिया। यानी पूछेगा कि नेबुला थ्योरी कौन दिया, है ना। यानी नेबुला सिद्धांत किसने दिया? तो कौन दिया? इमैनुअल कांट और लाप्लास। कौन दिया? लाप्लास। इमैनुअल कांत कब दिया? तो 1755 ईस्वी में। और लाप्लास कब दिया? तो 1796 ईस्वी में। अच्छा, दोनों दिया नहीं, है ना। ये तो दे ही दिया था। अब इसका ये समर्थन करता है। लाप्लास कहता है कि जो इमैनुअल भाई ने दिया ना, जो सिद्धांत नेबुला सिद्धांत कि ब्रह्मांड सौर मंडल का उत्पत्ति कैसे हुआ, जो नेबुला सिद्धांत से हुआ, तो इमैनुअल कांत जो दिया वो उसका मैं समर्थन करता हूँ, वो सही दिया। पृथ्वी की आयु कब? पृथ्वी का आयु कितना है? तो 4.5 अरब वर्ष। पृथ्वी का आयु कितना है? 4.5 अरब वर्ष। देखिए, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ, है ना, तो ऐसा थोड़ी है उस समय तो पृथ्वी हॉट होगा, है ना। ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुआ होगा तो हॉट होगा पृथ्वी। धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, उस पर जीव मतलब क्या आया? जीवन आया, तब वो क्या बन गया? पृथ्वी बन गई। ग्रहीय परिकल्पना। सौर मंडल से रिलेटेड एक और परिकल्पना है, ग्रहीय परिकल्पना। ग्रहीय परिकल्पना कौन दिया? तो चेम्बरलिन और मोल्टन ने दिया। पूछेगा कि ग्रहीय परिकल्पना किसने दिया? तो चेम्बरलिन और मोल्टन ने दिया। ग्रहों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स, है ना। अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट में जो है, सूर्य केंद्र में ये सन है, सन के चारों तरफ 8 प्लानेट है, और उसके बाद 5 बौने ग्रह है ना, ड्वार्फ प्लानेट जिसको कहते हैं। कहता है केंद्र में सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए 8 ग्रह है ना, 5 बौने ग्रह है,
केंद्र में स्थित सूर्य सौर मंडल का एकमात्र तारा है। अच्छा, सूर्य क्या है? सूर्य स्टार है। अच्छा, कहेगा सौर मंडल का एकमात्र तारा कौन है? तो सन है। सौर मंडल का एकमात्र तारा कौन है? सन। सौर मंडल का 99% द्रव्यमान सूर्य में समाहित है। सौर मंडल का 99% द्रव्यमान किसमें समाहित है? तो सूर्य में। यानी जो जितना भी सौर मंडल का द्रव्यमान है उसमें 99% सूर्य में ही समाहित। आगे, आकाशीय पिंडों से संबंधित विज्ञान, है ना। आकाशीय पिंडों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। खगोलीय पिंड दो तरह के होते हैं। कौन? एक दीप्त और एक अदीप्त। एक ल्यूमिनस, एक नन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जो अपना प्रकाश देता है, और नन ल्यूमिनस मतलब जो अपना प्रकाश जिसके पास नहीं। जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उसे ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे तारे, क्या? तारे। जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे नन ल्यूमिनस यानी अदीप्त, है ना, अदीप्त खगोलीय पिंड कहते हैं। तो कौन कौन है? क्षुद्र ग्रह है, उल्का है, उल्का पिंड है, धूमकेतु है, चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब क्या? चंद्रमा मतलब क्या? मून, है ना, मतलब उपग्रह। उपग्रह जिसको कहते हैं, उपग्रह। आगे, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टानीय पिंड। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पर करने वाले चट्टानीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड कहते हैं। देखिए, जो मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, ये किस इसमें क्या है? तो चट्टानीय पिंड है। क्या है? चट्टानीय पिंड है। इसी को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अच्छा, उल्का पिंड, उल्का और उल्का पतित में क्या अंतर है? तो जब आसमान में उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जब आसमान में कोई पिंड सूर्य के चारों ओर, मतलब छोटे पिंड, है ना, ग्रह की बात नहीं है, जब उल्का, ये जो उल्का आसमान में सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? उल्का पिंड, मेट्रियोराइड। और जब वो कहाँ आता है? हमारे पृथ्वी पर गिरने लगता है तो वो हमारा जब वायुमंडल में प्रवेश करता है ना तो वो जलने लगता है। क्या होता है? जलने लगता है इस तरह से। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा। हुआ तारा। लेकिन टूटता हुआ तारा है ही नहीं, ये तो उल्का है। उल्का पिंड जो आसमान में था वो जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया, यानी इसको मध्यमंडल में, जब मध्यमंडल में प्रवेश करता है तो जलने लगता है। और इसी को हम लोग कहते हैं, हम लोग को दिखता है तो हम लोग कहते हैं क्या? एक तो टूटता हुआ तारा है। लेकिन वो टूटता हुआ तारा नहीं है। लोग कहते हैं कि टूटता हुआ तारा से अगर हम जो भी मांगेंगे हमारा मनोकामना पूरा होगा। अरे वो तो खुद अपना टूट रहा है, तो आपको मनोकामना क्या पूरा करेगा? तो ये सब भ्रम में नहीं रहिएगा कि टूटता हुआ तारा से मनोकामना पूरा होता है, ये तो उल्का है ना। अब जब उल्का पिंड यानी उल्का हमारे धरती पे गिर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उल्का पतित, मेट्रियोराइट। देखिए, मेट्रियोराइड, मेट्योर और मेट्रियोराइट, कंफ्यूजन नहीं होना है ना। चलिए आगे देखते हैं। धूमकेतु, कॉमेट के बारे में पढ़ेंगे। कॉमेट क्या है? तो कॉमेट चट्टान, धूल, बर्फ, गैस से बना होता है। चट्टान, धूल, बर्फ, गैस से बना होता है। क्या? तो कॉमेट। हेली धूमकेतु जो है, यानी व्हेली नामक कॉमेट जो है 76 वर्ष पर एक बार दिखाई देता है ना। इससे पहले मतलब अगला बार 2062 में दिखाई देगा, और इससे पहले 1986 में दिखाई दिया था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि हेली नामक धूमकेतु कितने वर्ष पे दिखाई देता है? तो 76 ईयर पे, है ना। आगे देखिए, देखिए अगर हम सौर मंडल का स्टडी करते हैं तो बीच में क्या है? सन है। और यहाँ पे, यहाँ से हमारा प्लानेट शुरू होता है। 4 प्लानेट अंदर है, 4 प्लानेट बाहर है ना। यहाँ तक एक प्लानेट, मतलब ये यहाँ तक, मतलब ऐसे मानिए, एक, दो, तीन और चार। और यहाँ ये क्या है? तो क्यूपर बेल्ट है, ये क्यूपर बेल्ट है। और क्यूपर बेल्ट के बाद
ये क्या है? ऊर्ट क्लाउड है। क्या है? ऊर्ट क्लाउड है। ए है देखिए हमारा क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड कहते हैं। और यहाँ पे कौन है? मंगल है। यहाँ पे कौन है? बृहस्पति है ना। तो सबसे पहले हमारा ग्रह सन है, उसके बाद 4 प्लानिट है। इस प्लानिट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर 4 प्लानिट और है उसके बाद। और ये दोनों के बीच में क्या है? चार के बीच में क्या है? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट है। उसके बाद क्या है? क्यूपर बेल्ट है ना। ये भी क्या है? चट्टान है, धूल है, आइस है, ये सब का क्लाउड है। उसके बाद ऊर्ट क्लाउड है। ऊर्ट क्लाउड क्या है? ऊर्ट क्लाउड भी उसी तरह का चट्टान, गैस, धूल, आइस, ये सब का बादल है। तारामंडल क्या होता है? तारों का समूह को तारामंडल कहते हैं। उर्सा मेजर तारामंडल है, उसको क्या कहते हैं? द ग्रेट बियर तारामंडल कहते हैं। इसी को सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। बिग डीपर उर्सा मेजर तारामंडल में देखा जाता है। उर्सा मेजर तारामंडल में क्या देखा जाता है? बिग डीपर देखा जाता है। देखिए एक तारामंडल है डब्लू शेप में है। देखिए डब्लू शेप में, डब्लू शेप में तारामंडल को हम किस नाम जानते हैं? तो कैसियोपिया। कैसियोपिया है ना। अगर कैसियोपिया कहने नहीं आता है तो कह दीजिए कैसे हो पिया। कैसे हो पिया। और सेडर नामक जो स्टार है, जो कैसे हो पिया में यानी कैसोपिया में सेडर नामक स्टार है, वो ब्राइटेस्ट स्टार है। ब्राइटेस्ट स्टार है। आगे सिग्नस। सिग्नस नामक स्टार है। तो ये देखिए ये कैसा शेप में है? तो डब्लू शेप में है। कैसोपिया का किस शेप में है? तो डब्लू शेप में है ना। और सीडर जो है इसका ब्राइटेस्ट स्टार है। और सिग्नस, सिग्नस जो है वो क्रॉस शेप में है। क्रॉस शेप में है। सिग्नस क्या? क्रॉस शेप में है ना। तो पूछेगा क्रॉस शेप में कौन सा तारामंडल है? तो सिग्नस। क्या नाम है? सिग्नस। इसमें दो तारा, इसको ध्यान रखिएगा। डेनेब पूछेगा, डेनेब किस तारामंडल का तारा है? तो डेनेब और अल्ब्रियो, अल्ब्रियो और डेनेड तो सिग्नस का तारा है। आगे देखिए ओरियन, जिसको क्या कहते हैं? द हंटर कहते हैं। हंटर ऐसा नहीं लग रहा है? तो ओरियन। और इसमें जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है तो वो है रीगल। कौन सा है? रीगल स्टार। रीगल जो है ओरियन तारामंडल का ब्राइटेस्ट स्टार है, ब्राइटेस्ट तारा है। ये देखिए उर्सा मेजर है। इसी में एक बिग डिपर होता है। यहाँ पे ये क्या होता है? बिग डिपर होता है। इसी में क्या होता है? बिग डिपर होता है। ये उर्सा मेजर है। देखिएगा बहुत बड़ा है इसलिए उर्सा मेजर है। और आगे उर्सा माइनर है। उर्सा माइनर है। इसमें जो पोलर स्टार होता है उर्सा माइनर में ही होता है। पोलर स्टार हमेशा नॉर्थ स्टार के नाम से यानी नॉर्थ डायरेक्शन में देखा जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन में किस स्टार को देखा जाता है? तो पोलर स्टार को। और जो उर्सा माइनर के एकदम लास्ट में होगा उसी को पोलर स्टार कहते हैं। पहले के लोग जो हैं एंशिएंट जमाने के लोग इस पोलर स्टार को देख करके डायरेक्शन पता करते थे, है ना। अगर जैसे कहीं भी है समुद्र वमुद्र में है तो वो पोलर स्टार को देख करके रात में जो डायरेक्शन जो देखते थे वो पोलर स्टार करके को देख करके। याद रखिएगा पोलर स्टार उर्सा माइनर का तारा है। और याद रखिएगा उर्सा मेजर में ही बिग डिपर है। क्या है? बिग डिपर। उर्सा मेजर में बिग डिपर है। फिर याद रखिएगा ये ओरियन द हंटर, ओरियन द हंटर में जो ब्राइटेस्ट स्टार है रीगल है। और सिग्नस में जो सिग्नस जो है वो क्रॉस शेप का, सिग्नस क्रॉस शेप का दो गो इसका तारा का नाम याद रखिएगा, डेनेब और एल्बीरियो। डेनेब और एल्बीरियो। और कैसियोपिया, कैसियोपिया डब्लू शेप का है। और सेडर जो है इसका ब्राइटेस्ट स्टार है। और बहुत सारा तारा मंडल है लेकिन उसको हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे चमकीला तारा एवं निकटतम तारा जो है हम लोग का सूर्य है। रात्रि आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन है? तो सीरियस है। आकाश में, रात्रि आकाश में यानी रात में सबसे चमकीला तारा कौन है? सॉरी सॉरी सॉरी, रात में सबसे चमकीला तारा कौन है? तो सीरियस जिसको कहते हैं।
और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, यानी सबसे निकटतम तारा तो हम लोग का सूर्य है, उसके बाद कौन सा तारा जो है सबसे निकटतम है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो आज इतना ही। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और बड़े बड़े वीडियो भी आएंगे, अभी तो शुरुआत है। तो चलिए आज इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।